हेलो। आज हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का अगला टॉपिक न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। देखिए, आपने छोटी कक्षाओं में कोशिका के बारे में पढ़ा होगा कि कोशिका होती है वो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य व केंद्रक से मिलके बनी होती है। जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें अनेक धागे समान संरचनाएं, इस तरह धागे समान कुंडलित संरचना पाई जाती है जिसे कि बोलते हैं गुणसूत्र। ये गुणसूत्र होते हैं, ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र एक प्रकार की क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब इसके अंदर इनके जो गुणसूत्र होते हैं इनके अंदर न्यूक्लिक अम्ल भी मौजूद होता है और प्रोटीन भी मौजूद होती है। न्यूक्लिक अम्ल भी मौजूद होगा और साथ में प्रोटीन समूह हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है इनके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होती है। तो देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल की बात हम कर रहे हैं तो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाला न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या हो, न्यूक्लियोप्रोटीन में होता है। सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो हम कह सकते क्या लिखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होता है। अब प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं, तो प्रोस्थेटिक समूह होता है किसी भी समूह में प्रोटीन के अलावा जो समूह ग्रुप पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। जैसे कि गुणसूत्र है उसमें न्यूक्लिक अम्ल व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो हिस्टोन तो प्रोटीन हो गई और ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक समूह कहलाएगा। जो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर जो जीन होती है, ये जीन क्या करती है, आनुवंशिक कूट को धारण करती है या फिर आनुवंशिक गुणों को धारण करती है। तो आनुवंशिक गुणों को धारण करने वाली जो जीन होती है वो किसकी बनी होती है, इस न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है। इसीलिए ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो गुणसूत्रों में आनुवंशिक कूट धारण करने वाली जीन न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। साथ ही कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या करेंगे, एसिड कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। तो ये दोनों ही कार्य क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला टॉपिक देखिए, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो शर्करा की उपस्थिति के आधार पे जो न्यूक्लिक एसिड है उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार जो न्यूक्लिक एसिड का है वो है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है और ये जो आरएनए है वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। दूसरा अगला प्रकार है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये जो डीएनए है ये पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये अधिकांशतः केंद्रक में पाया जाता है, कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगला टॉपिक देखिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का रासायनिक संगठन। तो हम अगर न्यूक्लिक एसिड का या न्यूक्लिक अम्ल का मंद परिस्थितियों में जल अपघटन करवाते हैं तो हमको प्राप्त होते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब इन न्यूक्लियोटाइडों का आगे जल अपघटन कराया जाता है तो हमको प्राप्त होता है न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का आगे जल अपघटन नहीं होता है, परंतु जब इस न्यूक्लियोसाइड का कार्बनिक अम्ल की उपस्थिति में जल
अकार्बनिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो हमें प्राप्त होते हैं कार्बनिक क्षार और शर्करा। तो देखिए, जब न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन करवाते हैं तो पहले क्या मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड मिलेंगे और फिर मिलेंगी शर्करा और कार्बनिक क्षारक। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल है वो 3 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है, फास्फोरिक अम्ल, शर्करा व क्षार से। तो न्यूक्लिक अम्ल के अवयव क्या क्या होंगे, शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल। अब हम आगे इन्हीं तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए शर्करा। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होती है, पहले ही हमने न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार में बात की है कि न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार की शर्कराएँ पाई जाती है, राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा। अब देखिए, राइबोस शर्करा हो या डीऑक्सी राइबोस शर्करा हो, दोनों ही शर्कराएँ 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई होती हैं। 5 कार्बन की रिंग होती है इन दोनों में ही। तो पहले हम राइबोस शर्करा की स्ट्रक्चर देखेंगे कि राइबोस शर्करा की संरचना कैसे होती है। तो एक राइबोस शर्करा होती है, उसकी संरचना होती है इस तरह की। इसमें ये इधर जो कार्बन है ये होता है नंबर 1 कार्बन और इस पे जुड़े हुए होते हैं OH और H समूह। ये नंबर 2 कार्बन, इसमें H और OH। नंबर 3 OH H और ये नंबर 4, इस पे H और इधर इसका 5वां कार्बन जुड़ा हुआ होता है CH2OH। तो ये तो है राइबोस शर्करा। ऐसे ही डीऑक्सी राइबोस शर्करा, इसकी स्ट्रक्चर भी सेम इस तरह से होती है, बस इसमें जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है उनमें अंतर पाया जाता है दोनों में। पहले कार्बन पे H और OH, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे H और H, यहाँ पे H OH, चौथा कार्बन CH2OH और H। तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो इस तरह से 5 कार्बन की रिंग होती है। तो ये तो थी राइबोस शर्करा की स्ट्रक्चर और ये है डीऑक्सी राइबोस शर्करा की स्ट्रक्चर। तो दोनों में अंतर कहाँ पे आ रहा है, केवल दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसमें राइबोस शर्करा में OH होता है, तो यहाँ पर दोनों कार्बन पर दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, H लगे होते हैं। अगला टॉपिक देखिए, शर्करा के बाद में क्षारक या क्षार। तो जो DNA और RNA होते हैं उनमें 2 प्रकार के क्षार होते हैं, प्यूरिन क्षार और पिरिमिडिन क्षार। तो प्यूरिन क्षार के अंदर पाए जाते हैं एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को A से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को G से। पिरिमिडिन क्षार के अंदर पाए जाते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल क्षारक पाए जाते हैं। जिस पिरिमिडिन क्षार के ये साइटोसिल, थायमिन और यूरेसिल को याद करने की ट्रिक होती है कट CUT। C से साइटोसिन, U से यूरेसिल और T से थायमिन। पिरिन के AG, A से एडेनिन और G से ग्वानिन। अब DNA और RNA में देखिए पिरिन और पिरिमिडिन दोनों प्रकार के ही क्षारक मिलते हैं, परंतु जो RNA होता है उसमें पिरिमिडिन क्षारक में से यूरेसिल क्षारक पाया जाता है, जबकि जो DNA होता है उसमें यूरेसिल क्षारक नहीं मिलता है। उसमें कौन सा क्षारक मिलता है, थायमिन क्षारक मिलता है। यूरेसिल की जगह कौन सा क्षारक मिलेगा, थायमिन। अगला न्यूक्लिक अम्ल का अवयव होता है फास्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO4 और जिसकी संरचना होती है इस तरह की, फास्फोरस और इस पर 3 OH समूह और 1 ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती है। अगला टॉपिक देखिए न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, शर्करा व क्षारक के संयोजन से जो इकाई बनती है उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। किससे बनेगी, शर्करा और क्षारक के संयोजन से। जैसे कि राइबोस शर्करा है और इससे कौन सा क्षार जुड़ गया है, एडेनिन क्षार जुड़ गया है, तो एडिनोसिन। इसी तरह से आपको पता है RNA से 4 क्षार जुड़ सकते हैं, तो 4 प्रकार की न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं। जैसे कि अगला अपन देखें, राइबोस शुगर है उससे जुड़ जाए एडेनिन की जगह ग्वानिन। इस बार क्या जुड़ गया है, एडेनिन की जगह ग्वानिन, तो क्या हो जाएगा नाम, ग्वानोसिन। ग्वानोसिन इसका नाम हो जाएगा। अगर
राइबोज और ग्वानिन ग्वानोसिन। अगर यहाँ पे डिऑक्सी होती तो डिऑक्सी राइबोज शर्करा होती तो नाम हो जाता डिऑक्सी राइबोज शर्करा, और इसके साथ में जुड़ रहा है साइटोसिन, तो इसका नाम क्या हो जाता डिऑक्सी साइटोसिन, इसका नाम हो जाता डिऑक्सी साइटोसिन। तो इस तरह से इनके नाम लिखते हैं। अब देखिए जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें शर्करा और क्षार जुड़ रहे हैं, तो शर्करा का यहाँ पे शर्करा के पहले कार्बन से शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ेगा क्षार? पहले कार्बन से। हमेशा ही जो क्षार होगा चाहे पिरिमिडीन हो या प्यूरिन हो, कोई सा भी क्षार हो, शर्करा के पहले वाले कार्बन से आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा क्षार। अब क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब कौन सा क्षार, अगर प्यूरिन क्षार जुड़ रहा है तो प्यूरिन क्षार में नाइट्रोजन का पहला वाला नाइट्रोजन होता है वो इस शर्करा के पहले वाले कार्बन से जुड़ेगा। अगर पिरिमिडीन क्षार जुड़ रहा है तो देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए प्यूरिन क्षार जुड़ रहा है तो जो नाइट्रोजन है वो 9वें नंबर का नाइट्रोजन आकर के जुड़ेगा, और जो पिरिमिडीन क्षार जुड़ रहा है तो इसमें कौन सा क्षार जुड़ेगा? पहले नंबर वाला क्षार आकर के यहाँ पे पिरिमिडीन में नाइट्रोजन पहले नंबर वाला नाइट्रोजन आकर के जुड़ेगा। मतलब इस पहले वाले कार्बन से क्षार जुड़ रहा है, पिरिमिडीन क्षार जुड़ेगा तो नाइट्रोजन पहले वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा, और प्यूरिन जुड़ेगा तो कौन सा नाइट्रोजन जुड़ेगा? पहले 9वें वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो ये तो थी न्यूक्लियोसाइडों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड व फास्फोरिक अम्ल के संयोजन से। तो क्या परिभाषा होगी न्यूक्लियोटाइड की? न्यूक्लियोसाइड व फास्फोरिक अम्ल के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ बनती हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो किसके संयोजन से बनेंगे ये? न्यूक्लियोसाइड व फास्फोरिक अम्ल के संयोजन से। जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो शर्करा के या तो पहले कार्बन शर्करा के या तो 5वें कार्बन से जुड़ेगा, या जुड़ता है शर्करा के तीसरे कार्बन से। जैसे ये शर्करा है तो यहाँ पर तो पहले कार्बन पर तो क्षार जुड़ जाएगा, और ये दूसरा कार्बन वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे जो तीसरा कार्बन है इससे आके जुड़ेगा फॉस्फेट समूह, पी के रूप में डिनोट करेंगे, और इस 5वें कार्बन से CH2 और इससे आकर भी फास्फेट समूह जुड़ेगा। तो दो स्थिति है, या तो तीसरे कार्बन पर या 5वें कार्बन पर आकर कौन जुड़ेगा? फास्फेट समूह जुड़ता है। अब फास्फोरस समूह कौन से स्थान पे पहले जुड़ रहा है? 5वें पे जुड़ रहा है, तो 5p3OH, क्योंकि 5वें पे जुड़ रहा है तो तीसरे वाले पे OH जुड़ा रहेगा, तो इसको लिखेंगे 5p3OH। अगर तीसरे से जुड़ रहा है तो 3p और 5OH, क्योंकि अगर वो तीसरे से जुड़ गया है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर क्षार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H और इससे जुड़ गया फास्फोरस, तो इस जगह CH2OH ही रहेगा, और H इसको लिखेंगे 3p5OH। मतलब 5वीं स्थिति पे क्या है? OH समूह अभी भी जुड़ा हुआ है। तो आगे देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनको जब अपन लिखते हैं
तो इन्हें शॉर्ट में अंग्रेजी के 3 अक्षरों में लिखते हैं। जैसे कि अपना न्यूक्लियोसाइड था एडिनोसिन, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है और इससे किसका संयोग कर दिया अपन ने, फास्फोरिक अम्ल का। एडिनोसिन से न्यूक्लियोसाइड से किसका संयोग कर दिया, फास्फोरिक अम्ल का। कितने फास्फोरिक अम्ल का, केवल एक फास्फोरिक अम्ल का अपन ने क्या किया है, संयोग किया है। तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। एक का क्या है इसलिए, मोनोफॉस्फेट, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे AMP। शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं, AMP। तो अंग्रेजी के 3 अक्षरों से ही न्यूक्लियोटाइड को शॉर्ट में अपन किसे निकालते हैं, अंग्रेजी के 3 अक्षरों से। जैसे कि आपने एक बहुत ही फेमस है ATP, इसका नाम सुना होगा। तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है और इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब इसमें कितने फास्फेट समूह जुड़े हुए हैं, 3 फास्फेट समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये तो था न्यूक्लियोटाइड। अब अपन पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो देखिए इसका नाम ही क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे और क्या किसका निर्माण करेंगे, एक लंबी श्रृंखला का, जिसको अपन बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयाँ, न्यूक्लियोटाइड की जो इकाइयाँ होती हैं परस्पर जुड़ जाए फास्फोडाइएस्टर बंध से। फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़कर बहुलक श्रृंखला बनाती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो जैसे देखिए एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, ये क्षार जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से, ये दूसरा कार्बन वैसा का वैसा ही, और ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और CH2, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है फास्फोरस। ये एक न्यूक्लियोटाइड इकाई हो गई। ऐसे ही दूसरी न्यूक्लियोटाइड इकाई होगी, दूसरी न्यूक्लियोटाइड इकाई में भी पहले कार्बन से जुड़ा होगा क्या, क्षार HOH और ये H, और यहाँ पे जुड़ा होगा CH2, और इस पे भी क्या जुड़ा होगा, फास्फोरस समूह जुड़ा होगा। तो फास्फोरस समूह आपको पता है इस तरह से दर्शाते हैं PO, और इससे तीन में से एक ने तो इस OH के साथ क्रिया करके ये बन गया। अब यहाँ पे एक जल का अणु निकल जाएगा इन दोनों से H2 के रूप में, और यहाँ पे एक बंध बन जाएगा, जिस बंध को अपन क्या बोलते हैं, डाइएस्टर बंध। तो ये तीसरे और 5वें कार्बन के मध्य बना है फास्फोडाइएस्टर बंध। शर्करा के कार्बन 3, इस ऊपर वाली शर्करा का तीसरा कार्बन और नीचे वाली शर्करा का 5वें कार्बन के मध्य बनता है फास्फोडाइएस्टर बंध। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड संरचना के कार्बन 5 व कार्बन 3 के द्वारा फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है, और इस फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ करके ही ये क्या बना लेती है, लंबी श्रृंखला बना लेती है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल में ये क्षार,
शर्करा और फास्फेट समूह जिस क्रम में जुड़े होते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना अपन बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना किसे कहते हैं, तो अपन लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड में शर्करा, फास्फेट व कार्बनिक क्षार जिस क्रम में जुड़े रहते हैं उसे न्यूक्लिक एसिड की प्राथमिक संरचना कहते हैं और ये प्राथमिक संरचना ही आगे कुंडलित होकर के डीएनए का निर्माण करेंगी और एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना करके आरएनए का निर्माण करती। अब हमारे इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक रह गया है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो आइए हम देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? पहला अंतर, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा अंतर, इसमें देखिए शर्करा कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर उपस्थित होती है, जबकि इसमें राइबोज शुगर उपस्थित होती है, राइबोज शुगर उपस्थित। ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, साथ में क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में मिलता है ये। चौथा अंतर देखिए, जो क्षारक के अपन बात कर रहे थे तो डीएनए में कौन कौन से प्यूरिन क्षारक तो कौन से मिलेंगे? डीएनए में प्यूरिन क्षारक मिलते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि पिरिमिडिन क्षारक कौन से होंगे? पिरिमिडिन क्षारक होते हैं साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में प्यूरिन क्षारक तो एडेनिन और ग्वानिन ही होंगे और पिरिमिडिन क्षारक की अपन बात करें तो पिरिमिडिन क्षारक कौन से होंगे? साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। अगला पांचवा अंतर होगा, जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित हेलिक्स संरचना होती है इसकी। जबकि आरएनए की संरचना होती है एकल सूत्री कुंडलित संरचना होती है। एकल सूत्री कुंडलित स्ट्रक्चर होती है इसकी। और अगला अंतर है कि जो डीएनए होता है वो क्या कार्य करता है? आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण का कार्य करता है, आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण का कार्य करता है। जबकि जो आरएनए होता है ये कार्य करता है प्रोटीन संश्लेषण का।
आरएनए क्या कार्य करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये डीएनए और आरएनए में अंतर कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इसमें राइबोस शुगर केंद्रक में उपस्थित होता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में। इसमें प्यूरिन जो क्षारक होते हैं, प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन और पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन। इसमें प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन और पिरिमिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल, थायमिन के स्थान पे यूरेसिल। द्विकुंडलित हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, एक सूत्री कुंडलित स्ट्रक्चर होती है। आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण में सहायक होता है डीएनए, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में लिपिड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।